गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट करते हैं हम दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कि कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है, उसका फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। आपको पता है, कल बताया था कि चार्ज कैरी, जो चार्ज को कैरी करते इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है। तो कैसे, तो इसको एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे हम इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें पता है कि जो हर एक जो कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर जो है वो बड़े ज़्यादा एटम से बना होता है और एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर 20 पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने एटम होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो उसके सारे एटमों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, मूव नहीं करते हैं। बट जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाहर ही घूमते हैं। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, तो जैसे ही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है तो जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको एनर्जी मिल जाती है। इतनी एनर्जी है, पहले ऐसे घूम रहा था, एनर्जी मिल जाती है तो बाहर निकल जाता है, इससे इसको लीव कर देता है। जब बाहर निकलता है तो फ्री हो जाता है, फ्री मूव करना शुरू करता है। कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाता है तो रास्ते में एक और एटम आ जाता है, तो इसके साथ कोलाइड कर देता है। अब कोलिजन कैसा होता है, इसके साथ कोलिजन टकराता नहीं, इसका मास सेम है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका मास भी सेम होगा। तो मास सेम तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, वेलोसिटी रिप्लेस हो जाती है। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसको दे देगा, तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला लीव कर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। फिर ये वाला नेक्स्ट के साथ टकराएगा। ठीक है, इसको कोलिजन बोल रहे हैं। हमें ऐसे लगा कि टकरा के गया, बट ऐसा नहीं है, प्लेस होता है। तो ये वाला, इसी को कोलिजन बोल रहे हैं इस केस में, जहाँ पर ये नेक्स्ट के साथ आ जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तो इस ढंग से क्या होगा, ये जिग जैग पाथ फॉलो करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जिग जैग पाथ बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ ये जिग जैग मोशन करते हैं, उस स्पीड को बोलते हैं हम थर्मल स्पीड। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आ रही है तो इसलिए इसको थर्मल स्पीड बोलते हैं। और कितनी होती है रिएक्टर में, ये 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है। इतनी स्पीड से ये जिग जैग मोशन करते हैं। अब कोई पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, जिग जैग मोशन करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने अपोजिट जाते हैं। तो नेट क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज नेट करता है, 0। ठीक है, जितने लेफ्ट साइड जा रहे हैं उतने राइट साइड जाते हैं, जितनी वेलोसिटी लेफ्ट में हो रही है उतनी वेलोसिटी राइट में हो रही है। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी से कैंसिल कर देती है, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो नेट किसी एरिया क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो नेट वेलोसिटी है, अगर ये कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो जितने इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे, तो नेट कितने क्रॉस किए, 0। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई नहीं जाता है तो नेट कितना, नेट अगर ऊपर देखो कितने चलते हैं, करोड़ों करोड़ों। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने कंडक्टर में कितना जिग जैग पार्टिकल करते हैं मोशन, तो करोड़ों करते हैं। तो जितने अगर लेफ्ट में होंगे उतने राइट भी जाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी करेंगे तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी नेट सभी की कितनी होती है, 0। थर्मल स्पीड किसी पर्टिकुलर एरिया के क्रॉस कितनी हो जाती है, 0। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती है। नेट करंट कितना फ्लो होता है, 0। ठीक है, रूम टेम्परेचर जे हमने, बट जब, अब इसमें एक चीज और है कि जब दो कोलिजन होने से पहले जो इलेक्ट्रॉन पाथ ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं हम फ्री पाथ। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो पाथ बनाता है दो सक्सेसिव कोलिजन से पहले, इसको बोलते हैं फ्री पाथ।
तो कितने के साथ कोलिजन करेगा, करोड़ों के साथ करता है, तो इसके फ्री पाथ भी कितने होंगे, करोड़ों होंगे। तो उनका अगर मीन ले ले तो उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने निकाला भी था प्लस 2 में। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ ये होगा। अब इसके बाद है कि जब कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्रीली चलता है, तो उस केस में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब है कि जब हम इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जो किसी कंडक्टर, ये कंडक्टर है कोई, इसको जब हम पोटेंशियल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन का जिग जैग मोशन हो रहा होता है, ऐसे आ रहे होते हैं, मान लेते हैं एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। ये जिग जैग मोशन हो रहा है कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पे। हमने लगाया पोटेंशियल, जब फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाएगी, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स लगेगी तो ये क्या होगा, पहले ऐसे जा रहा तो ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी जगह से ड्रिफ्ट हो जाएगा, ऐसे जाना था इसने, ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसे इस साइड ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि फोर्स इधर लगा। कितना फोर्स लगता है, -E, इतना फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी लगेगा, -E क्यों, फील्ड के अपोजिट लगता है। अगर फील्ड इधर इतनी लग रही है तो इधर लगेगा, सेम ये इधर जा रहा है तो ये भी थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो इस ढंग से सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, फील्ड के लॉन्ग, फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हर की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग होती है। हर इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं फील्ड लगाने पर, तो सभी की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होती है। तो नेट कितनी वेलोसिटी होगी जिससे वो ड्रिफ्ट होंगे, एवरेज ले लेंगे। तो जो एवरेज होती है, जिसके साथ एवरेज उसी वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड के अपोजिट, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट भी इसमें कैरी करें, करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो टेंशन लगाते हैं तो फील्ड होगी। ठीक है, फील्ड के कारण अपोजिट चलेंगे तो करंट कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म यूज होता है। फिर से देख लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि क्लोजली एटम होते हैं कंडक्टर में। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जिग जैग बात बनाते हैं, इस ढंग से बनाते हैं कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के क्रॉस जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस करते हैं लेफ्ट में उतने राइट में कर देते हैं। तो नेट जो है 0, तो कोई करंट नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती है, नेट करंट 0 रहती है। ठीक है, और नेट एवरेज वेलोसिटी भी बनती है वो 0 होती है। और इसमें जब फील्ड लगा देते हैं तो फील्ड लगाने पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, लोकेशन से फील्ड के अपोजिट। तो जिस वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से वो चलते हैं, दैट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ गए। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कुछ डेफिनेशन देख लीजिए। रिलैक्सेशन टाइम पहले हम देखेंगे फ्री पाथ क्या होता है। फ्री पाथ, फ्री पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by free electron between two successive collision known as free path।
नोन एज फ्री पाथ। और अगर मीन ले लेंगे करोड़ों के, तो मीन ले लेंगे तो क्या होगा, मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो स्मॉल टाइम इंटरवल होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको टॉ से लिखते हैं। ठीक है, द शॉर्ट टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब है बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी फाइंड भी करनी है कि कंडक्टर में कितनी होती है, एक्सप्रेशन फाइंड करना कितनी होगी ये वेलोसिटी, इससे वो एक्सेलरेट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन था इसमें कि जब इसका जिग जैग मोशन होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये बाहर क्यों नहीं चला जाता, बाहर क्यों नहीं चला जाता, इसको एनर्जी मिली, इधर गया तो लीव क्यों नहीं कर गया, बाहर क्यों नहीं। तो आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि जैसे ये निकलता है तो जहाँ आयन बन जाता है, प्लस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ प्लस हो जाएगा, तो कूलम फोर्स के कारण क्या हुआ, उसको खींच लेती है, बाहर नहीं जाने देती, तो इसलिए ये यहाँ रहता है। ठीक है, बाहर नहीं जा पाती, ये रीजन है इसका। अच्छा, आगे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और एक्सप्रेशन ड्राइव करना कितनी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेपर में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अभी बताया, ये माना कोई कंडक्टर है, रूम टेम्परेचर पे जिग जैग मोशन होता है, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करता है, नेट वेलोसिटी इनिशियल 0 होती है, बन जाती है इलेक्ट्रॉनों की, इसमें कोई नहीं चलता करंट। तो अब माना ये कंडक्टर है, इसको हम फील्ड लगाते हैं, जैसे फील्ड लगाएंगे टेंशन देंगे, टेंशियल डिफरेंस देंगे, टेंशियल डिफरेंस फील्ड क्रिएट करेगा, मान लेते हैं ई फील्ड क्रिएट करता है, तो ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये मान लेते हैं जिग जैग मोशन हो रहा है इनका पहले, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, फील्ड फोर्स के कारण ये अपनी जगह से ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, इस साइड ड्रिफ्ट होंगे, सारे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ एवरेज वेलोसिटी सभी के अलग अलग होगी, तो नेट क्या होगी, एवरेज ले लेंगे तो वही वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो फील्ड के अपोजिट जाना शुरू होंगे। तो डेफिनेशन क्या बना, द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons drifted in direction opposite to the direction of applied field known as drift velocity it is denoted by, इसको हम लिखते हैं OVD से। ठीक है, अब ये निकालना, एक्सप्रेशन ड्राइव करना कितनी होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं तो करंट बनती है, करंट बनाते हैं, करंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है कितनी होगी, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी होती है, तो इनिशियल होगी जब फील्ड नहीं लगाई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जितने
वेलोसिटी राइट में कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन के, उतने लेफ्ट में कर रहे हैं, जितने ऊपर से आ रहे हैं उतने नीचे से आ रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल पता है 0 हमें, ठीक है। और कोलिजन का टाइम जो है वो भी पता है हमें, टॉ रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। हमें वेलोसिटी चाहिए, तो कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन, जहाँ देखते हैं फार्मूले कौन कौन से यूज होते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगनी है यहाँ पर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे चाहिए v, फाइनल वेलोसिटी फील्ड लगाने पर कितनी होगी, v चाहिए, u पता है मुझे, टी टॉ भी पता है, टाइम क्या होगा टॉ होगा, तो ये a चाहिए, तो a कहाँ से आना, न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से a आना। इलेक्ट्रॉनों का मास पता होता है हमें, m पता होता है, a चाहिए तो f निकालना पड़ेगा, तो फोर्स निकालना पड़ेगा, मास इंटू a आ जाएगा, a आ जाए, न्यूटन सेकंड लॉ से a आ जाना, ठीक है, और फिर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए हमने माना कोई कंडक्टर माना, एक कंडक्टर माना, जी हमने कंडक्टर माना, एक कंडक्टर माना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी हमें कितनी होगी, इस कंडक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो a है, और इसकी लेंथ कितनी है l, ये माना इसकी लेंथ l है, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं फील्ड में, ये पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करते हैं इसके क्रॉस, पोटेंशियल v अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की ये क्या क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट फील्ड, मान लेते हैं ई फील्ड इसके अंदर क्रिएट करता है, ठीक है। तो ई फील्ड इधर लगना शुरू हो जाएगी, ई फील्ड लगेगी तो क्या होना, फील्ड इधर लग रही है तो क्या होना, ये फील्ड फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉनों पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, इधर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स कहाँ लगना शुरू हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो एफ भी चाहिए, तो एफ निकालना है, तो देयरफॉर द फोर्स एक्ट्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल बी, कितना फोर्स लगेगी, माइनस ई चार्ज है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल टू कितना माइनस ई, और फील्ड ई लग रही है, फील्ड ई है, चार्ज माइनस ई है, तो फोर्स कितना लगना, माइनस इतना फोर्स लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स इतना होगा, तो वेयर नेगेटिव क्या बता रहा था, वेयर नेगेटिव साइन shows that force will be opposite to field, फील्ड के अपोजिट लगेगा ये फोर्स, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, माइनस है, तो इसका मतलब कि ये वेक्टर इसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये फोर्स अपोजिट लगेगी, इतनी फोर्स होगी हर एक इलेक्ट्रॉन पे, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है उसका मास होगा, ठीक है, और उस फोर्स से एक्सलेट भी होगा, तो वो फोर्स कितनी लगेगी, एम ए वेक्टर के इक्वल लगेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड सेम राइट हैंड भी सेम होनी, तो एम ए वेक्टर हो जाएगा माइनस ई वेक्टर, तो ए चाहिए हमें, ए निकालो, ए हो जाना माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, ठीक है। तो एक्सलेट इतनी एक्सलेशन होगी फील्ड लगाने पर, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इतना एक्सलेट करेगा। अब हमें माना ये एक्सलेशन कितने टाइम के लिए होगी, बड़े कम टाइम के लिए होती है, कितने टाइम के लिए, तो दिस एक्सलेशन इज फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है।
अब मान, ठीक है, तो वी नो हमें वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल स्पीड पता है, और टाइम कितना है, जिस कितना, दैट विल बी रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या हो रहा, तो देखिए दैट विल बी, इसके कारण ये चलेंगे, कोलिजन होगा तो टाइम भी लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम होगा, दैट इज मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो रहा, वी नो इनिशियल पता है, तो वी नो यू स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए पी होता है। तो क्या वी यहाँ क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके साथ वो एक्सेलरेट होंगे वो कौन सी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी यू कितना, 0, क्यों 0, सिंस इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल नेट एवरेज स्पीड 0 होगी, और एक्सेलरेशन कितना, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, और टाइम कौन सा होगा, रिलैक्सेशन टाइम, वी फ्री टाइम जिसको बोलते हैं, तो वी दिया जाएगा माइनस ई वेक्टर अपॉन एम टॉप, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। और अगर बिना डायरेक्शन के लिए, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फील्ड के अपोजिट होगी, ये बता रहा है, ठीक है। तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना है, तो क्या होना, डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन क्या होना, डायरेक्शन हटा दो, मोड़ ले लो, तो ये हो गया वी डी ई एम टॉप। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से ये अपोजिट फील्ड एक्सीलरेट होती है। अब ये किस पे होगी, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो कभी जो है वो बदलता नहीं, तो ई कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं बदलते हैं दो चीज़ें, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, फील्ड स्ट्रेंथ के, जितनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी क्रिएट अप्लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम भी होती है, जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतने ज़्यादा वो ड्रिफ्ट करेंगे, उतनी वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा वेलोसिटी के लिए ड्रिफ्ट करेंगे, तो ये भी, अब रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम माना टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं हम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेंगे, स्पीड बढ़नी है तो जिग जैग मोशन की स्पीड बढ़ेगी, तो कोलिजन भी बढ़ना है, तो कोलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, पर्टिकुलर अपोजिट फील्ड की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट भी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट, अगर टेम्परेचर बढ़े किसी कंडक्टर का तो करंट की कैपेसिटी कम हो जाती है, करंट कम हो जाता है, फिर थर्मल जिग जैग मोशन बढ़ता है, थर्मल स्पीड बढ़ती है, ठीक है, ये है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज, अब पता तो चल गया हमें कि कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की। अब है
तो करंट कितना बनेगा, करंट कितना होगा, रिलेशन निकालना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में क्या रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है पेपर में, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है कितना करंट बनाती है, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, ड्राइव करना आपको ये आता है। तो आपको पता है जब भी ड्राइवेशन करना, दो में रिलेशन निकालना हो तो हम एक चीज़ निकालते हैं, दूसरी साइड दूसरी बना जाती है, दोनों में रिलेशन आ जाता है। तो जहाँ पर क्या करेंगे हम, जहाँ पर जब फील्ड लगाते हैं टेंशन लगाएंगे, फील्ड लगेगी तो फील्ड फोर्स लगाएगी तो उसके कारण करंट कितना लगेगा, करंट कितना फ्लो होगा, हम करंट निकालेंगे कि फील्ड लगाने पर करंट कितना फ्लो करता है वो हम निकालेंगे और दूसरी साइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बना देंगे, तो दोनों में रिलेशन है। ठीक है, अब करंट निकालना है तो करंट के लिए जो है फार्मूला आता है चार्ज पर यूनिट टाइम, लॉ ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसके अंदर कितना चार्ज है, कितना फ्लो करता है। ठीक है, ये निकालना पड़ना और साथ में टाइम निकालना पड़ेगा, कंडक्टर को क्रॉस करने में टाइम कितना, ये निकालना पड़ेगा। तो करंट कितनी जाएगी उसमें आ जाएगा, करंट आएगा, दूसरी साइड हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बना लेंगे। अब तो चार्ज निकालना कितना फ्लो करता है, तो पहले देखना पड़ेगा उसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होता है वो चीज़ निकालनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, चार्ज डेंसिटी, वो चार्ज डेंसिटी से निकाला जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना, उसकी वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो हमें निकाल। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, याद रखिए, चार्ज डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हैं वो क्या होगा, उसको बोलते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कंडक्टर की। अब यूनिट वॉल्यूम में मान लो अगर n है तो अगर उसका 5 सेंटीमीटर क्यूब हुआ वॉल्यूम तो कितने होने, तो यूनिट में 5, तो 5 में यूनिट में n है तो 5 में कितने हो जाने, 5 टाइम हो जाने। ठीक है, अगर यूनिट में मान लो 2 है चार्ज यूनिट वॉल्यूम में तो 5 वॉल्यूम में कितने होने, 5 टाइम हो जाने, टाइम हो जाने। ठीक है, समझ गए। तो जहाँ पर भी सेम है हम क्या करेंगे, हर एक कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी होती है यूनिट वॉल्यूम में, एटम कितने होते हैं जो हमें पता होता है। तो फिर चार्ज कितना होगा, अगर लेंथ विड्थ तो वॉल्यूम पता चल जाए तो चार्ज पता चल जाएगा, और फील्ड लगाएंगे टाइम देख सकते हैं तो टाइम भी आ जाएगा, तो दोनों में रिलेशन भी आ सकता है। देखिए कैसे करेंगे, ये हमने कोई कंडक्टर माना, ये एक कंडक्टर माना मैंने, और माना इसकी लेंथ कितनी है L, वॉल्यूम चाहिए हमें तो L भी निकालना पड़ेगा, लेंथ इसकी L है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन E है। ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमने अप्लाई किया V पोटेंशियल देते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। मान लेते हैं ये फील्ड क्रिएट करता है E फील्ड। ठीक है, तो इसमें कंडक्टर के अक्रॉस ये E फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, प्लस से माइनस। अब ये फील्ड क्रिएट करता है तो माना इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज हैं, यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार्ज कौन से होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सपोज किया लेट सपोज n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, नंबर ऑफ n, सपोज n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं यूनिट वॉल्यूम में। तो इसमें कितने होंगे, टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो इसके अंदर कितने होंगे, तो देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितने होंगे, विल बी कितने होंगे, विल बी इक्वल टू कितने होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में एन, यूनिट वॉल्यूम में एन, तो इसके वॉल्यूम में वॉल्यूम टाइम, तो एन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल है, तो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो इतने होंगे। अब टोटल इतने हैं उसके अंदर, तो हमें तो चार्ज निकालना है, जितना चार्ज होगा उतना फ्लो करेगा, तो हमें तो चार्ज चाहिए, तो चार्ज कैसे आना है, तो देयरफॉर टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर विल बी, तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्यों से लिख रहे हैं, क्यों इक्वल टू होगा, क्यों होता है टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, तो इसमें कितने, इतने हैं, तो इतने में इतने टाइम हो जाएगा, तो ई एन ए एल होगा, तो इतना चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है। अब माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। अब इतने चार्ज होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, चार्ज इतना होगा, तो जब फील्ड लगाएंगे तो उसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, ये वो निकालना है। चार्ज आ गया, अब टाइम चाहिए, तो देखो द टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर विल बी, तो कितना टाइम लेगा ये, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कौन सी जिसके साथ वो क्रॉस होंगे चार्ज चलेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है एल कंडक्टर की, और वेलोसिटी कितनी से वी डी, ठीक है। तो अब करंट कितनी फ्लो करेगी, अब करंट आ जाएगा, इतने टाइम में इसको क्रॉस करता है चार्ज, तो करंट कितना जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर विल बी, तो करंट कितना फ्लो करेगा, आई इक्वल टू क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एन ई ए एल, और टाइम कितना एल अपॉन वी डी, तो वी डी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो एल से एल कैंसिल, तो एन ई ए और वी डी, ठीक है। तो इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे रिलेशन आ गया, तो करंट इतना होगा फ्लो करेगा। अब देखिए, अब ये जो करंट है क्या रिलेशन आया दोनों में, एरिया कंडक्टर का कांस्टेंट वो नहीं बदलेगा जब चलेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलती, तो क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड किया, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो करंट जो कंडक्टर में जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉनों के पास, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट उसमें पास करेगा, ठीक है। एक ये हो गया, आल्सो एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू और भी है हमारे पास, और क्या थी, एन ई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी निकाली थी, कितनी आई थी, ई एम अपॉन ई टो अपॉन एम, तो जहाँ पर देखिए तो ये बना एन ई स्क्वायर ए ई टो अपॉन एम, तो इतना करंट भी होता है, रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में, फील्ड की फॉर्म में, इतना होता है करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में इतना रिलेशन आया था जहाँ तक, और रिलैक्सेशन टाइम, तो ये, तो देखिए जहाँ पर, तो करंट स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड की, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड की, ये कांस्टेंट, मास पे ये भी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम और फील्ड पे डिपेंड करती है करंट, ठीक। तो ये था रिलेशन दोनों में, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है।
तो यहाँ तक हो गया इम्पोर्टेंट फाइल पेपर बनता है, इसको प्रैक्टिस करेंगे दोबारा। ये हो गया। अब है नेक्स्ट, है दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी म्यू से लिखते हैं। ये क्या है? अभी हमने देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ होती है। जितनी ज़्यादा फील्ड लगाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर यूनिट फील्ड लगाएं हम, फील्ड स्ट्रेंथ कितनी अप्लाई करें कंडक्टर को, यूनिटी, तो चार्ज कैरियर जो वेलोसिटी अटेन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। उसकी मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या है? द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, of current carrier to या per unit field strength is called mobility of current carrier. That is mu equal to drift velocity per unit field strength. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड को पर यूनिट बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये फार्मूला। अब तो देखिए मोबिलिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता कितनी होती है, तो ये होती है ई अपॉन एम। ई से ई कैंसिल, तो ई अपॉन एम। तो ये मोबिलिटी एक्सप्रेशन ड्राइव की इसके बराबर होती है। ठीक है, मोबिलिटी जो है वो इसके बराबर होती है। आप देखिए जहाँ पर जिसका मास, रिलैक्सेशन टाइम और मास पे डिपेंड करती है, चार्ज तो सेम ही रहेगा। मास जिसका ज़्यादा होगा, चार्ज कैरियर का मास ज़्यादा होगा, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो करंट भी क्या करेगी? वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो मोबिलिटी करंट को भी मेजर करती है। तो हम अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है? इसके चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में जो है होल भी चलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, दोनों है चार्ज कैरियर। तो होल का मास ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा, तो वो वेलोसिटी ज़्यादा अटेन कर देंगे, तो क्या होगा? उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। किसकी? होल्स की। तो उनमें करंट भी ज़्यादा जाएगा। तो सेमी कंडक्टर ज़्यादा करंट कैरी करते हैं क्योंकि उसमें मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। चार्ज कैरी की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें कम। ठीक है, तो सभी की एक्सपेरिमेंटली जो है सभी की मोबिलिटी निकाली गई है। बुक में दे रखा है टेबल, आप लिख लें उसको। ठीक है, अब यूनिट एक्सप्रेशन पूछता है कई बार कितने होंगे, यहाँ तक लिखना आपने। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होंगे? ऐसा यूनिट होते हैं वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड और फील्ड के न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, ऐसा यूनिट इसके। अच्छा, डायमेंशन आप निकाल लेना। ठीक है, ये हो गए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका दैट इज
ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ, साइमन ओम ने ये जो करंट है और जो हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, पोटेंशियल, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो उन्होंने ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली रिलेशन निकाला था और रूल बनाया था एक, और उस रूल को हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, जहाँ पे भी देखते हैं। तो ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ये, ठीक है। दोनों में रिलेशन ट्राई किया था। एक कंडक्टर लिया और इसको दे दिया टेंशन डिफरेंस, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे हम। टेंशन डिफरेंस दिया, अब कितना टेंशन डिफरेंस दिया, जैसे टेंशन डिफरेंस देंगे तो फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे, करंट इसमें चलना शुरू हो जाएंगे, तो करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने इस वोल्टेज और करंट को मेजर किया। कैसे? अब वोल्टेज करंट मेजर करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर, और पैरेलल लगाते हैं तो इसका प्लस इसके अक्रॉस मेजर करना है टेंशन कितना दिया और करंट कितना, तो यहाँ पर लगाया मतलब वोल्ट मीटर, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ पैरेलल हो गया, ठीक है। रूल पढ़े हैं आपने, ठीक है। प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ पैरेलल हो गया, और जहाँ से तार को काटा और ये फुल करंट इसमें से ज़्यादा एमीटर बता दिया, करंट पता है, और दोनों में ग्राफ प्लॉट, ठीक है। टेम्परेचर कौन सा, रूम कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर था, ये किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जब किया तो इसके वॉल्यूम प्रेशर वगैरह कांस्टेंट लगा, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट थे। तो अब ग्राफ प्लॉट किया वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट में रीडिंग लेते गए और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो जहाँ देखा गया हमने शुरू में जीरो वोल्टेज, जहाँ से वेरिंग वोल्टेज, बैटरी कौन सी लगाई, इसकी वोल्टेज बदलती है, वेरिंग वोल्टेज बैटरी, ठीक है। तो जहाँ से वोल्टेज चेंज की, पोटेंशियल चेंज किया, पहले जीरो था तो करंट भी जीरो, वोल्ट मीटर जीरो पोटेंशियल बताता है, मीटर भी जीरो, ठीक है। पहले रीडिंग ये होगी, फिर यहाँ वन, ये भी वन, J2 ये भी 2, J3 ये भी 3, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि जितना वोल्टेज हम टेंशन डिफरेंस देते हैं कंडक्टर को, उसमें करंट भी उतनी चेंज आती है, करंट में भी उतनी चेंज आती है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या रिलेशन बताया उन्होंने कि वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है, ठीक है। बट कब ये, जब वहाँ प्रेशर, वॉल्यूम इसकी कांस्टेंट थी, प्रेशर इस पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। तो उस पे हुआ था ये। तो उन्होंने फिर ये रूल बनाया जहाँ पर कि जब टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, फिजिकल ये कंडीशन अगर किसी कंडक्टर की चेंज ना हो, तो उसमें अगर कंडक्टर किसी कंडक्टर में चेंज ना हो तो क्या होता है, वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा, ठीक है। तो क्या है उसका नियम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ट्रांस या इंटीरियर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो, ठीक है। ऑलवेज इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, ठीक है। ये आ गया, समझ गए डेफिनेशन। तो रूल बना हमारा ओम्स लॉ, क्या बना ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अप्लाइड टेंशन डिफरेंस across the conductor is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing in the conductor, provided physical condition like pressure, volume and temperature remains constant. ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डिराइव, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई। तो मैथमेटिकली वाई ओम्स लॉ, वोल्टेज अप्लाइड डायरेक्टली टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो आपको पता है कांस्टेंट होता है। जहाँ पर एक कांस्टेंट आया, जहाँ पर जो कांस्टेंट आया, ठीक है, उस कांस्टेंट को नाम है आर, रेजिस्टेंस। कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को मैंने बोला रेजिस्टेंस। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो आर आ गया वी अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये नई चीज़ों के सामने आई तो ये रेजिस्टेंस क्या है, और जो मैं फिर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली लैब में हर अलग अलग सैंपल मटेरियल लिए और उनकी रेजिस्टेंस निकाली कि ये क्या है, मेजरमेंट की कि ये क्या है, कांस्टेंट क्या होगा और क्या बताता है। ये फाइन बाद में किया था, पहले मेजर किया था कि ये रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो लैब में उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल हमारा करेंगे भी कि वोल्टेज और करंट में ग्राफ प्लॉट करके आप कंडक्टर की क्या निकालिए, रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए कितनी होती है। तो करेंगे हम, जहाँ सिर्फ आपने यहाँ तक ही करना है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वेरीफाई किया था हम लॉ कि वी अपॉन आई एक कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो वेरीफाई किया प्रैक्टिकली और रेजिस्टेंस निकाली। तो क्या होना, तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर दिया और उसको दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और जहाँ लगा दिया वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने के लिए, और जहाँ लगा दिया एमीटर, हमेशा सीरीज में लगता है, प्लस इसका माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया। और अब क्या किया, जो कंडक्टर जहाँ लगाया था, अब वोल्टेज और करंट को वेरीफाई नोट करते हैं। जब नोट किया तो ग्राफ उनका कैसा आया, ग्राफ उनका रहा। अब ग्राफ बनाने के दो ढंग, वोल्टेज इधर ले लिया, करंट इधर ले लिया, तो ग्राफ ऐसा आया, स्ट्रेट आया। स्ट्रेट आया मतलब डायरेक्टली चेंज। ठीक है, डायरेक्टली चेंज होगा। ठीक है, वोल्टेज की जो रीडिंग ली थी, ठीक है, अब करंट के चेंज करने पर वोल्टेज 2 पॉइंट ग्राफ पर ले लिया, अगर इनको मिला दें तो जो चेंज करेगा यहाँ पर करंट डेल्टा आई, वोल्टेज डेल्टा बी। तो फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई क्या होगा, डेट इज स्लोप होगी, ये tan थीटा होगा ना, स्लोप। तो इसका मतलब वी और डेल्टा वी की वैल्यू, वोल्टेज कैसे अप्लाई की, चेंज हुई, करंट कितना चेंज किया, रेशो निकाला, तो ये रेशो स्लोप आया। तो स्लोप क्या बताता है, ये रेजिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। तो स्लोप निकाल लेते हैं बस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। अब डिफरेंट सैंपल के लिए निकाला तो डिफरेंट आया, इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ही होती है। अगर वोल्टेज करंट का ग्राफ दो कंडक्टर के लिए ऐसा आता है तो बताओ इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी, पहले में स्लोप ज़्यादा, ये वाला ए में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करेंगे हम, आपने यहाँ तक करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस सभी की निकाली,
अलग अलग मटेरियल की निकाली तो देखते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू सभी की अलग अलग आती है, स्लोप सभी की वैल्यू अलग अलग आती है। तो अलग अलग आती है तो इसका मतलब ये जो फिर कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड किया, ये डिपेंड किया किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पे, मेटल्स पे डिपेंड किया। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल पे लिया उन्होंने और सेव सैंपल तो इन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, और दूसरा जब लेंथ बदल दी, एरिया बदल दिया तो ये भी बदल गई, तब भी कांस्टेंट की वैल्यू V/I निकाला तो कुछ और वैल्यू आई। तो इसका मतलब ये डायमेंशन पे डिपेंड करेगा उन्होंने बोला। तो ये कांस्टेंट जो नया आया यहाँ पर जिसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ये बता। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक हो गया। तो ये तो मेजर किया, मेजरमेंट का मेथड था, बट होता क्या है ये डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता है, पढ़ा है आपने कि जैसे ही हम, रेजिस्टेंस क्या है, जैसे ही हम कंडक्टर को पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो फील्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, तो ये आपस में भी टकरा जाते हैं और बीच में जो आयंस आते हैं जिनसे वो निकले होते हैं वो उसके साथ भी टकराना शुरू हो जाते हैं। आयन नहीं मूव करते क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा, वो नहीं मूव करते, उनके साथ टकराते हैं तो क्या होगा, रुकावट पैदा होती है, अपोजिशन पैदा होती है। ठीक है, अपोजिशन पैदा होगी, जिस अपोजिशन, इसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये जो बीच में अपोजिशन होती है करंट, चार्ज को चढ़ने में, करंट को फ्लो होने में, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर in flowing current is called a resistance। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम ने इसकी डिस्कवरी की थी तो इसलिए इसके यूनिट क्या रख दी, ओम। इसको किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। तो SI यूनिट क्या होते हैं, इस ओम, SI यूनिट होते हैं इसकी। ठीक है, जहाँ तक ही करते हैं बस। ओके, थैंक यू।